Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of the Indian Penal Code 1860 deals with the grievous hurt? Section 299, Section 307, Section 320 और Section 322. भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा गंभीर चोट से संबंधित है? धारा 299, धारा 307, धारा 320 या धारा 322? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 320. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 320. Grievous hurt is a severe form of bodily injury that poses a threat to an individual's life. Section 320 of the Indian Penal Code 1860 deals with the kinds of hurt that are designated as grievous. गंभीर चोट शारीरिक चोट का एक गंभीर रूप है जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती है. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 उन चोट के प्रकारों से संबंधित है जिन्हें गंभीर नामित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, who can a person apply to for anticipatory bail if they believe they may be arrested for a non-bailable offence? The police commissioner, the district magistrate, the high court or the court of session, और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा 1 के तहत यदि कोई व्यक्ति मानता है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह अग्रिम जमानत के लिए किसके पास आवेदन कर सकता है? पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय. Under subsection 1 of section 438 of the Code of Criminal Procedure, where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction that in the event of such arrest, he shall be released on bail. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा 1 के तहत यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उन्हें गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तो वे गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं. Next question is, what action must a subordinate to the police officer take if they seize property according to subsection 2 of section 106 of Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita? Inform the nearest police station, report the seizure to the officer, keep the property for themselves, or sell the property immediately. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी संपत्ति जब्त करता है तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें, अधिकारी को जब्ती की रिपोर्ट करें, संपत्ति अपने पास रखें या संपत्ति तुरंत बेचें? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिपोर्ट द सीजर टू द ऑफिसर. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकारी को जब्ती की रिपोर्ट करें. Recently in the Shento Varghese vs. Zulfikar Hussain and others case, the Supreme Court held that when it is not the mandate of the law that the act should be done within a fixed time, it would mean that the act must be done within a reasonable time. As per subsection 2 of section 106 of Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita, such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer. हाल ही में शेंटो वर्गीज बनाम जुल्फिकार हुसैन और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह कानून का आदेश नहीं है कि कार्य एक निश्चित समय के भीतर किया जाना चाहिए तो इसका अर्थ यह होगा कि कार्य उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारी को यदि वह किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ है तो उसे जब्ती की रिपोर्ट तुरंत उस अधिकारी को देनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट डज सेक्शन 447 प्राइमरीली डील विद? प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेशंस फॉर कॉर्पोरेट मर्जर्स. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 447 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, कपटपूर्ण गतिविधियों के लिए सजा, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए दिशा निर्देश या कॉर्पोरेट विलय के लिए विनियम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपटपूर्ण गतिविधियों के लिए सजा. Recently in the case of Serious Fraud Investigation Office versus Anil Jindal, the Punjab and Haryana High Court has overturned bail orders granted in serious fraud cases under the Companies Act 2013. Section 447 of the Companies Act 2013 outlines the punishment for fraud.
It states that individuals convicted of fraud can be imprisoned for a minimum of 6 months to a maximum of 10 years. Furthermore, they may be fined an amount not less than the value of the fraud up to 3 times that amount. हाल ही में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम अनिल जिंदल के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गंभीर धोखाधड़ी मामलों में दिए गए जमानत आदेशों को पलट दिया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 धोखाधड़ी के लिए सजा की रूपरेखा बताती है। इसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी के दोषी व्यक्तियों को न्यूनतम 6 महीने से अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा उन पर धोखाधड़ी के मूल्य से कम नहीं उस राशि का 3 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। The last question is, under the Transfer of Property Act 1882, attached to the earth doesn't mean trees, shrubs, growing crops or walls or buildings. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पृथ्वी से जुड़ा हुआ का अर्थ नहीं है पेड़, झाड़ियाँ, बढ़ती फसल या दीवारें या इमारतें। The correct answer is option C, growing crops. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बढ़ती फसल। Under the Section 3 in the Transfer of Property Act 1882, attached to the earth means A. Rooted in the earth as in the case of trees and shrubs. B. Embedded in the earth as in the case of walls or buildings. Attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के तहत पृथ्वी से जुड़ा हुआ का अर्थ है पृथ्वी में जड़ें जैसे पेड़ों और झाड़ियों के मामले में, धरती में समाया हुआ जैसा कि दीवारों या इमारतों के मामले में होता है, या जिससे वे जुड़ा हुआ है उसके स्थायी लाभ के लिए उस संपत्ति के निरंतर उपयोग और लाभ की अनुमति देता है। Before we wrap up, here's a question for you. Ut res magis veliet quam periet is also known as rule of harmonious construction, rule of reasonable construction, rule of ejusdem generis or all of the above. Ut res magis velit quam perit को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम, उचित निर्माण का नियम, एजुस्डेम जेनरिस का नियम या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।